मुझे एक स्टोरी सुनाने दो। दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा सोई और ख़तरनाक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। बट लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है? वो सारे ही लोग एक बंदे से बिल्कुल डरे हुए हैं। उसका नाम है पीटर। और जानते हो इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात क्या है? कि वो पीटर और कोई नहीं बल्कि 60 साल का एक सीनियर बुड्ढा है। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे लेटा हुआ होता है और वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अगर उस पीटर ने और ज़्यादा मार काट नहीं की होती तो फिर वो अब तक का हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी किलर होता। लेकिन उसने इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को मारा है कि अब सारे के सारे लोग उसकी जान के पीछे इतना ज़्यादा पड़ गए थे कि उसकी पूरी ज़िंदगी की बचाई हुई कमाई कौन लोगों ने चुरा लिया, वो भी उसकी नाक के नीचे से। क्या ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक स्टोरी नहीं है? मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। उस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी गैंग के लिए समर्पित कर दी, लेकिन अब क्या, उसकी गैंग ही उसके लिए खतरा बन नहीं है, उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। एक बंदा दिखाया जाता है जिसने टॉय पहन रखा होता है अपने सर पर, और वो जो बेहोश आदमी ये सारी बातें कह रहा होता है वो कहता है, तो मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वो तुम हो, है ना, पीटर। और वो मार्क्स वाला आदमी अपने कान खुजा रहा होता है और उसके हाथ में एक गन होती है। फिर वो बंदा कहता है, ये सारी चीज़ें कोई भी सेंस नहीं बनाती। हज़ारों लोग तुम्हें देख रहे हैं, सबको पता है तुम कैसे दिखते हो, और हर कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि वो तुम्हें जान से मार सके। यहाँ तक कि आज तक किसी ने तुम्हें ढूंढा भी नहीं है और अकेले मारा भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत बड़े लेजेंड हो, लेकिन उसके बावजूद ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। फिर वो बंदा जिसने मास्क पहन रखा होता है वो चलते हुए आता है और वो कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? तो सुनो, भले ही मुझे हज़ारों आंखें ढूंढ रही हो, लेकिन उनमें से एक भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। उसकी वजह यह है कि, और तभी वो बंदा अपना मास्क उठाता है और कहता है कि जो रियल पीटर है वो ऐसा दिखता है, और तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तो कहीं खो ही गया है। और तभी हमारा वो पीटर वो उस बंदे के सामने बंदूक रख के चला देता है और बड़े ही बैडस अंदाज में सिगरेट पी रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक पुरानी सी जगह जहाँ पे कॉपी किताबें मिलती है, और एक बूढ़ा सा आदमी स्टोर पे अपने पर्चे छाप रहा होता है। और एक बंदा कहता है, मिस्टर बी, हमने आपको कितनी बार कह रखा है कि अगर आप इसी तरीके से दवाइयाँ खाना छोड़ते रहोगे और अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को यूं ही ठुकराते रहोगे तो फिर आप जल्द ही बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाओगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप 3 मंथ में ही मर जाओगे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो कि दवाइयों को अपने हाथ में लेके खड़ा हुआ होता है और वहाँ पे दवाइयों को देख रहा होता है। और फिर वो बताता है, ऐसा नहीं है कि मैं मौत से डरा हुआ हूँ, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी मौत के पास खड़े होकर बिताई है। मैंने अपने पूरे 50 साल उस कंपनी के लिए समर्पित कर दिए हैं और मुझे इस बात का ज़रा भी पछतावा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सारे काम करे हैं जो कि मैं चाहता था, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी भी अपनी एक फ़ोटो तक नहीं ली। और तब वो बूढ़ा आदमी जो कि शीशे की तरफ देख रहा होता है, और तभी हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आती है और वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, मैं एक मिडिल क्लास टेक्स्ट बुक ढूंढ रही थी, क्या आपके पास होगी? और तभी वो बंदा पीछे मुड़ के कहता है, वेलकम, हमारे पास वो हर चीज़ है जो कि आपको चाहिए होगी हमारे इस छोटे से स्टोर के अंदर। क्या आपके पास मिडिल स्कूल की टेक्स्ट बुक होगी? हमारे पास हर वक्त की टेक्स्ट बुक है, यहाँ तक कि 1960 से लेकर 2024 तक की हर बुक है। जस्ट मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से ईयर की चाहिए? बस यही इसी साल की चाहिए मुझे। एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई है ना जो कि मिडिल स्कूल में है, तो फिर मुझे उसके लिए किताबें चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि तुम सामने जो सीढ़ियों के पास मिडिल स्कूल है तुम वहाँ की एक सीनियर स्टूडेंट हो, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर मैं तुम्हारे कपड़ों के बैच से देखूँ तो फिर तुम 3rd ईयर की स्टूडेंट लग रही हो मुझे। अरे वाह, आपको तो सब कुछ पता है। मैं यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग हैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ जैसा कि मैं देख सकती हूँ। और फिर वो ओल्ड मैन जो कि बहुत सारी किताब निकाल के ले आता है और कहता है, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो इन्हें ले सकती हो। एक्चुअली मेरे पास सिर्फ थाउजेंड्स बॉर्न है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इतने पैसों में इन सबको अफोर्ड भी कर सकती हूँ। और ये सारे के सारे तो ब्रांड न्यू हैं, इन्हें तो मैं यूज़ भी नहीं कर सकती। अरे तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इन्हें ले सकती हो। लेकिन मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो बंदा यानी कि वो बूढ़ा सा आदमी उस किताबों की पन्नी को फाड़ देता है और तभी वो कहता है, लो, अब ये पुरानी हो गई, अब ये प्रैक्टिकली तो नहीं है, नहीं,
मिस्टर, आपको ये मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्ची। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों से कि तुम अपने छोटे भाई बहनों की कितनी ज़्यादा फिक्र करती हो। अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखो जब तक तुम कर सकती हो। जी माफ़ करना। अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जियो कि तुम्हें आने वाली ज़िंदगी में कभी पछतावा ना करना पड़े। उसके बाद फिर वो कहती है सर, सिस्टर, मिस्टर। उसको कहते हैं हे, तुम्हें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, तुम सिंपली मुझे मिस्टर बी बुला सकते हो। ओह फिर ठीक है मिस्टर बी, क्या आपके ज़िंदगी में कोई रेग्रेट्स हैं? मिस्टर बी कहता है देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से बिताई है, तो फिर ऑफ कोर्स मेरे दिल में भी बहुत सारे रेग्रेट है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसको एक आदमी पकड़ के ले जा रहा होता है और वो कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है कि तुम और तुम्हारी बच्ची जिंदा रह सकती है। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है जैसे कि तुम जानती हो, ऐसे भी रेग्रेट्स होते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी से दूर कर ही नहीं सकते, चाहे हम कुछ भी कर ले। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि मैंने अब तक जो भी कहा तुम्हें वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो सब करो जो कि तुम अपने छोटे भाई बहनों के लिए कर सकती हो। एंड ऐसा कुछ भी मत करना जिसके लिए तुम्हें आने वाली ज़िंदगी में रेग्रेट करना पड़े। और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी देरी नहीं होगी कि अगर तुम जल्दी ही यहाँ से निकल जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जो कि चाकू से उस बंदे को मारने वाली होती है, एंड पता नहीं कैसे वो बंदा तुरंत ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेता है और वो कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बेफिक्र रहो। और इस वक्त में उसने पीछे ही गर्दन कर रखी होती है, और वो लड़की भी जो कि ये सारी चीज़ें देख के बिल्कुल सरप्राइज हो चुकी होती है और सोच रही होती है कि आखिर उसे इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता लगा। फिर वो ओल्ड मैन कहता है मैंने इस सिटी के सारे स्टूडेंट के चेहरे बहुत अच्छी तरीके से देख रखे हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे आसपास में बार बार घूमते हुए देखा है, तो फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुमने कहा कि तुम थर्ड ईयर की हो, है ना? लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कुछ ज़्यादा ही फ़नी लग रही हैं, क्योंकि इस स्कूल को खुले हुए ही पूरे 2 साल हुए हैं सिर्फ, तो फिर तुम थर्ड ईयर की हो ही कैसे? फिर उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि इस ओल्ड मैन ने बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लिया। फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है मेरी पूरी ज़िंदगी ही खून की खुशबू के अंदर चली गई है, और तुम्हें सच में लगता है कि वो खून से लथपथ छुरी की खुशबू तुम छुपा पाओगे? मुझे आते के साथ ही पता लग गया था कि तुम्हारे पास एक छुरी है। उसके बाद फिर लड़की कह रही है कि ये इतने वक्त से मेरे साथ खेल रहा था क्या? और तभी वो उस पर हमला करने वाली। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। लड़की जो कि उस बंदे का ऑरा देख के इतनी ज़्यादा डर जाती है, जो कि कहती है भले ही मेरे पास छुरी हो और मैं इतनी ज़्यादा जवान हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ओल्ड मैन नहीं बल्कि मैं मरने वाली हूँ। और तभी मिस्टर बी का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि तभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एंड फिर वो मिस्टर बी जो कि किताबों का बंडल उठा के उस लड़की के सामने रख देता है, वो लड़की जो कि ये सोच के कि उस पर हमला होने वाला है पीछे हट जाती है। मिस्टर बी कहता है कि जो ये बुक उठाओ और चली जाओ यहाँ से। मैं बता सकता हूँ तुम्हारी आंखों से कि तुम इस मामले में झूठ नहीं बोल रही थी, तुम्हारे सच में 2 छोटे भाई बहन हैं। मैंने 50 सालों से ही जॉब करी है, एंड मुझे पता है कि कौन कैसा है, और मैं उनकी आंखों से ही उनके बारे में पहचान लेता हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तुम मेरी तरह ग्लोरी ऑर्फन से हो, है ना? वहाँ के पुजारी ज़रा भी नहीं बदले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और क्या तुम्हें पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपने काम करने में बहुत ज़्यादा फेल हो जाता है तो फिर प्लान बी को अपनाना पड़ता है, और तभी वो हमारी इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, और मिस्टर बी बड़े ही आराम से उसको धक्का दे देता है। और हमें दिखाया जाता है कि असल में उसने उस लड़की को मारने के लिए उसकी गर्दन नहीं पकड़ी थी, बल्कि ऊपर से कुछ लोग उन पर हमला करने वाले थे। एंड तभी वो उस लड़की को बचाते हुए आगे आ जाता है, एंड वहाँ पे वो बंदूकें चलाने लगते हैं, और वो उसमें से एक गोली जो कि मिस्टर बी को लग जाती है। और वो बताते हैं कि अगर प्लान बी फेल हो जाता है तो फिर जो मारने के लिए आया था, तो फिर प्लान बी के अंदर मारने वाले को और मरने वाले को दोनों को ही ख़त्म कर दिया जाता है। लड़की जो कि ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है कि उस बूढ़े आदमी ने इस लड़की को बचा लिया था, और इवन उसके स्टमक के अंदर भी एक गोली आ गई थी। और वो लड़के जो कि लगातार मिस्टर बी पे हमला किए जा रहे होते हैं, मिस्टर बी जो कि किसी तरीके से बच गए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लड़के उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि हम इस लड़की को मार देंगे। एंड तभी वो मिस्टर बी का ध्यान इधर से उधर हो जाता है, और वो लड़का जो कि अपने मौके का फ़ायदा उठा के मिस्टर बी पे बहुत खतरनाक हमला करते हैं। मिस्टर बी जो कि इस टाइम पे सोच रहे होते हैं आखिर क्यों मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, आखिर ये क्या है। और फिर वो बंदा कहता है कि पीटर, हाँ सच में। और तभी वो मारने वाला बंदा कहता है सुन बेनिन, माफ़ करना यार, लेकिन तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव था कि तुम पीटर को मार दोगे और अपनी रैंक को इतना ज़्यादा ऊपर कर लोगे, वो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है
कि जब डिजीज़ का मामला आता है तो फिर लेजेंडरी पीटर भी कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका कोड नेम होता है एट लेगेड मैन। बॉस इन्फॉर्मेशन और स्पेशलिटी हमें अभी बताई नहीं गई है। और उसके बाद फिर पीटर बताता है, मुझे रीज़न बताओ, आखिर क्यों तुम सब मुझे मारना चाहते हो। वो बंदा कहता है, बॉस ने कहा था ये सब, क्योंकि बॉस तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं करते। उसके बाद फिर पीटर कहता है, क्या मुझे क्यों नहीं पसंद करते? यहाँ तक कि अगर तुम इस दुनिया से भी बाहर चले जाओगे तब भी हज़ारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और तुम्हारे सर के ऊपर 7.6 बिलियन का इनाम है। उसके बाद फिर हमारा पीटर कहता है, ये कितना ज़्यादा हंसी वाली बात है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम अमाउंट मेरे बैंक बैलेंस में भी है। और फिर वो बंदा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने जितनी भी मनी अपनी पूरी ज़िंदगी में कमाई है वो सारी की सारी अब हम सब तुम्हें मार के ले लेंगे। कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि जो मनी जो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी भर 50 साल की जॉब करके कमाई थी, अब वो किसी और के पास आने वाली है। वो लोग कितने ज़्यादा लकी है ना। क्यों सीनियर पीटर, प्लीज़ मेरे हाथों से मारे जाओ। और तभी वो पीटर के चेहरे पे बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और पीटर जो कि लगातार पिटे जा रहा होता है उन सारे लोगों से, पीटर जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर वो बंदा कहता है, तुम्हें चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए था और सीधा मर जाना चाहिए था। आखिर क्यों तुमने हम लोगों के लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दी कि हमें भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ा। एंड तभी वो पीटर को आगे फेंक के मारता है एंड वहाँ पे पीटर नॉकआउट सा हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अब तो पीटर नॉकआउट हो चुका है और फिर वो कहते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा और पीटर इतनी जल्दी नॉकआउट हो जाएगा, चलो इसे जल्दी से सफ़ा करो। उसके बाद फिर एक बंदा कहता है, यस सर बिल्कुल। और तभी वो दूसरा बंदा हमारे पीटर के पास जाने लगता है एंड जैसे ही वो पीटर के पास जाता है तो तभी पीटर उसके मुंह पे फ्लैश बैंग यानी कि एक लाइट वाला बम फेंक देता है, जिसकी वजह से पूरे में फ्लैश ही फ्लैश हो जाती है एंड हर कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सारे लोग कहते हैं कि पीटर भाग चुका है। उसके बाद फिर कुछ बंदे कहते हैं क्योंकि पीटर के अंदर ज़्यादा दम नहीं है, उसकी गोली लगी है और उसका खून लगातार बहे जा रहा है, तो तुम सारे लोग जाके उसे आसानी से पकड़ सकते हो, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। सारे लोग जो कि यस सर करके उसके पीछे जाने लगते हैं। वो लड़की जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है एंड तभी हमें दिखाया जाता है एक पार्क का सीन जहाँ पे पीटर बहुत ही अधमरी हालत में पड़ा हुआ होता है और कहता है, मैं प्रॉपर्ली फाइट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। मेरी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरी पूरी ज़िंदगी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीत गई। जब हर कोई अपने हाथों में पेंसिल लेके चीज़ें ड्रॉ किया करता था तब मैंने अपने हाथ में चाकू ले लिया था ताकि मैं उसे चलाना सीख सकूं। मैंने 100 लोगों को मारा, मैंने 365 दिन डेली मेहनत करी और बहुत सारी चीज़ें करी। जब लोग इंटरनेट चलाना सीख रहे थे मैंने वेबसाइट बनाना सीखा था, यहाँ तक कि जब तक मेरे कानों से खून नहीं आ जाता मैंने तब तक सारी चीज़ें सीखी। जब लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तब मैं रशियन स्पाई बन के 24 घंटे दूसरी मिलिट्री के लोगों पे नज़र रखा करता था। जब लोगों ने अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छे से शुरू किया था तब मैं टेररिस्ट ग्रुप के बीच में रह के सर्वाइव कर रहा था। मेरी पूरी ज़िंदगी मौत के फासले पे खड़े होके जी है। पूरी लाइफ मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बदल दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन चीज़ें जब चेंज हुई, जब नया बॉस आ गया कंपनी का और फिर दिखाया जाता है नए बॉस की थोड़ी सी झलक, उसका चेहरा नहीं दिखाते। वो कहता है, मैं सेनाइल बन चुका हूँ और बहुत ज़्यादा पक चुका हूँ क्योंकि पीटर की रिपुटेशन कुछ ज़्यादा ही आगे है। तुम ज़रा भी बीमार तो बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही सॉफ्ट हो, तुम्हें ख़त्म हो जाना चाहिए पीटर। और ये सारी बातें वो बॉस कह रहा। पीटर जो कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा रेगरेट कर रहा होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर दी, यहाँ तक कि मैंने पैसे के बारे में भी चिंता नहीं करी और ना ही अपने जीवन के बारे में और ना ही अपनी इज्जत के बारे में। क्या सच में मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बेकार थी? क्या सच में ये सब कुछ मेरे साथ ही होना था? कम से कम ये सब कुछ मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था। मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर सकता। नहीं, आखिर कैसे? मैं इन लोगों को अपना पैसा नहीं लेने दूंगा, मैं नहीं लेने दूंगा इन लोगों को अपना पैसा। और तभी उसकी बेटी का सीन दिखाया जाता है और तभी वो बेहोश हो जाता है और हमारा पीटर यहीं पे मर जाता है। एंड आगे का सीन दिखाया जाता है कि अब एक लेग मैन, वही बंदा जिसने हमारे पीटर को मारा होता है, वहाँ पे सारे के सारे बंदे
पीटर को ढूंढ रहे हो और ये कह रहे होते हैं हमने उस बंदे को लगभग वो पा ही लिया था और उसको मिलने के बाद हमें उससे आसानी से खो भी दिया। हद है यार, 7.8 बिलियन यान हमारे पास आने ही वाले थे। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। आखिर कैसे इतने सारे पैसे सिर्फ एक बुड्ढे को मारने के लिए? सच में कितना ज़्यादा पैथेटिक है ना। उसके बाद फिर वो उसकी दुकान के अंदर का जो खाने का सामान होता है उठा के साइड में करने लगता है और कहता है कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं एक लेजेंड की लेगेसी को बरकरार करने के लिए। उसके बाद दूसरा बंदा कहता है क्या बकवास कर रहा है बे, पैसे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अब चाहे वो लेजेंड हो या फिर कुछ भी। तुझे पता है मैंने अपनी किक बॉक्सिंग का टाइटल भी चुरा के फेंक दिया ताकि मैं यहाँ पर आ सकूँ। अब मुझे देख कैसा मैं इस बुड्ढे को मारता हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बंदा बनता हूँ। और इस पिक्चर को देख के उनमें से तीसरा बंदा कहता है क्या तीसरा बंदा? आखिर यहाँ तो दो ही बंदे थे। वो बंदा आके कहता है ये पहली पिक्चर है जो कि आज तक खींची गई है मेरी। और तभी वो सारे लोग कहते हैं क्या पीटर? आखिर पीटर यहाँ पे कैसे हो सकता? वो बंदा जो कि अंदर आया होता है कहता है या फिर मुझे कहना चाहिए कि ये मेरी आखिरी पिक्चर है जो कि आज तक खींची गई है। वो दोनों लोग पीटर की पिक्चर को देख के मिलाने लगते हैं और कहते हैं क्या अरे नहीं, ये तो बुढ़ा नहीं है, ये तो जवान इंसान है। आखिर ये पीटर कैसा ही हो सकता है? लेकिन इसके आउटफिट सेम थे तो फिर मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा। दूसरा बंदा कहता है मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है, पीटर या फिर पता नहीं कौन इंसान था ये। और ये कहता है कि जब मैं उठा तो फिर मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं ऐसा कैसे हो गया। आखिर ये बंदा क्या सोच रहा है? आखिर ये क्या रहा है? ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम जैसे स्टूडेंट को होना चाहिए, तो फिर तुम्हें जाना चाहिए यंग मैन। और फिर वो बंदा उस बंदे का हाथ पकड़ के हटा देता है और कहता है मैं जानता हूँ हर चीज़, तो फिर मेरा वक्त बर्बाद करना बंद कर और मुझे 8 लेग्ड मैन के पास लेके चल। वही टकला सा बंदा जिसके सर पे टैटू होता है। और फिर वो बंदा जिसने उसे पकड़ रखा होता है वो कहता है ओह तो मैं समझ गया, तुम बिल्कुल हमारी ही तरह उस ओल्ड मैन को मारने आए हो। लेकिन मेरी बात सुन बे, अगर तुम्हारे जैसा या फिर हमारे जैसा कोई और बंदा यहाँ पर आता है तो फिर उसको हमारे हाथों से मरना पड़ेगा। और तभी वो उस बंदे के एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। लेकिन वो बंदा जो कि उसके पंच को एक ही हाथ में रोक देता है बिना किसी दिक्कत के। बंदा सोच रहा होता है आखिर ये किस तरीके की ताकत है, इसने नंगे हाथों से ही बिना किसी दिक्कत के मेरे पंच को यूं ही ब्लॉक कर लिया। आखिर कैसे ऐसी ताकत हो सकी है? क्या आखिर कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ही पीटर हो? लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? और वो बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। पीछे से दूसरा बंदा चाकू से वार करने वाला होता है, लेकिन पीटर जो कि इतने खतरनाक तरीके से और जल्दी से अटैक करता है कि उस बंदे को दिखता भी नहीं। वो चाकू वाला बंदा कहता है ये आखिर तुम्हें भेजा किसने है? और तभी वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि जिस बंदे को चाकू ढंग से पकड़ना आता है उसे 3rd क्लास में डाला जाता है, और जो को सब तरीके के वेपन्स को यूज़ करना आता है उसे 2nd क्लास में डाला जाता है, और जिसको हर चीज़ को वेपन बनाना आता है उसे 1st क्लास में डाला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीटर जो कि अपनी जवान बॉडी के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका होता है, आई मीन उसकी बुड्ढी बॉडी जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग हो चुकी होती है। और तभी वो ऑक्टोपस का पैर उठा लेता है और उसको एक वेपन बना लेता है, और वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और हमारे पीटर की तरफ हमला करने जा रहा होता है। लेकिन तभी पीटर ऑक्टोपस के हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है एंड उसकी गर्दन को पकड़ के पानी के अंदर और हर जगह पे इतनी बुरी तरीके से डे के मारता है कि इसकी हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी थी। और उसको तभी उस गरम गरम तेल के जार के अंदर घुसेड़ देता है और उसको वहीं नॉकआउट कर देता है। उस बंदे की उठने की भी हालत नहीं हो रही होती और वो कहता है आखिर तू है कौन, और आखिर क्यों तेरे ऊपर 7.5 बिलियन बॉन्ड की बाउंटी है? आखिर क्यों हजारों लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं सीनियर पीटर? आखिर तू है कौन? उसके बाद फिर वो बंदा जो कि अपनी उस पिक्चर को उठा के देख रहा होता है और यूँ कहता है ये सिर्फ एक ही पिक्चर है इस दुनिया के अंदर जो कि मेरी है, जो कि पहली और आखिरी पिक्चर होने वाली थी। मैं पीटर एक ऐसा आदमी जो कि अपनी फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, अब अपनी जवानी में आ चुका है।
जब मैंने अपनी आँख खोली तो फिर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये सरप्राइज़ मिले। यहाँ तक कि अगर हज़ारों आदमी भी उस पीटर के लिए ढूंढ रहे हों तो फिर उन्हें पहले ही पता होना चाहिए कि जिस ओल्ड मैन को वो ढूंढ रहे हैं वो तो पहले ही मर चुका है। उसके बाद फिर हमें पीटर का फेस भी रिवील हो चुका होता है और हमें बताया जाता है पीटर रिजुएलेंट, यानी कि पीटर दोबारा अपने प्राइम में आ चुका है। तो अब वो क्या करेगा। फिर हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर वही पता नहीं क्या नाम होता है उसका, ईट लेग होता है शायद इसका नाम। वो कहता है हमने फिर से पीटर को खो दिया, हद है यार। जल्द ही पीटर की बाउंटी भी शुरू हो जाएगी, उससे पहले मुझे पीटर को पकड़ना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जिस कार के अंदर बैठा हुआ होता है उसके अंदर वो लड़की भी बैठी हुई होती है जिसने अपनी आंख पे आई पैच लगा रखा होता है और वो लड़का बात कर रहा होता है। खैर जो कुछ भी है, वैसे भी कैंसर की वजह से वो 3 महीने में मरने ही वाला था और वैसे भी हमने उसकी ज़िंदगी को कम करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भलाई किया है कि उसे इतनी ज़्यादा आसान मौत मिलेगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूँ? वो लड़की जो कि इस वक्त में भी सोच रही होती है और फिर हम लेट्स सी देखते हैं। और भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा। मैंने ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि ये पीटर किलर मांगा इतनी ज़्यादा किलर होगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या मुझे सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए एंड कंटिन्यू रखनी चाहिए, और अगर रखनी चाहिए तो कमेंट में ये कमेंट कर दो ना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।